हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड आर्ट्स गुरु पर। मैं जयंत आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री विषय के पहला चैप्टर जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, इसका जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है टोटल नोट्स के साथ आपको समझाएंगे, तो वीडियो पर बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है वो है पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्वान हर वस्तु में पदार्थ है। हमारे आसपास के विद्वान हर एक वस्तु में विद्यमान हर एक वस्तु में पदार्थ है। बात किया जाए प्रकाश का, था प्रकाश कोई पदार्थ नहीं, क्योंकि पदार्थ का एक गुण होता है कि वह अवरोध उत्पन्न करता है, उसमें द्रव्यमान होता है, जो कि प्रकाश के पास नहीं पाया जाता है। या सुगंध हो गया, यह सब पदार्थ नहीं है। अब बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब कणों के भौतिक गुण की बात किया जाए, अब पदार्थ के भौतिक गुण की बात किया जाए, तब पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ कणों से बना होता है, यह सतत नहीं होता है, तथा पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अब आता है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणी गुण। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणी गुण तो वो हो जाएगा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण जो है निरंतर मतलब लगातार गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। जो दोस्तों जो वस्तु गतिमान रहता है उसमें गतिज ऊर्जा रहता है, और जब इस पदार्थ के कण निरंतर गति करते ही रहता है तो पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा अणु का स्थान कहा जाता है। अंतरा अणु का स्थान जो सबसे ज्यादा गैस के कणों के बीच में होता है, जो आगे बताएंगे आपको। पदार्थ के एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है, जिसे अंतराअणु का बल कहते हैं, जिसे अंतराअणु बल कहते हैं, जो सबसे ज्यादा ठोस के कणों के बीच पाया जाता है। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था है। तो भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। एक होता है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, और तीसरा है गैसीय अवस्था। इसके अलावा चौथा अवस्था की बात की जाए तो वो होता है प्लाज्मा अवस्था। चौथा अवस्था की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था। चौथा अवस्था में हो जाएगा आपका प्लाज्मा अवस्था। यह क्या होता है, इसका डिफिनीशन हो जाएगा गैसों के आयनीकृत अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तथा पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आपको अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल चैप्टर का कंसेप्ट है, इसमें टोटल चैप्टर का नोट्स के साथ समझाएं आपको। अब बात करते हैं हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए दोस्तों। हड्डियों और दांत जो कि ठोस अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ब्लड यानी रक्त और जल द्रव अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। और फेफड़ों में जो हवा होता है वो गैसीय अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो बांट दिए ना अपने मानव शरीर को तीनों अवस्थाओं में। अब बात करते हैं ठोस अवस्था आखिर है क्या। तो ठोस अवस्था का एक निश्चित आकार होता है। जैसे आप ईंट को देखिए, इसका एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होता है, ईंट में स्पष्ट सीमाएं देख सकते हैं। निश्चित या इसका आयतन निश्चित होता है। इनकी संपीडितता नगण्य होती, मतलब इसको दबा नहीं सकते हैं। ये दृढ़ होते हैं, मतलब कि मजबूत होते हैं। ये इसमें कुछ नहीं लिखा गया, जैसे कि बता दें आपको, इसके कणों के बीच लगने वाला बल बहुत अधिक होता है, जिसे अंतरानुक बल कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का आकार ले लेता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है। अरे भाई, एक लोटा पानी को अगर हम कटरा में रख देंगे तो उतना ही ना रहेगा। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। अब बात करते हैं गैसीय अवस्था का। तो गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, और गैसों में ना कोई निश्चित आकार होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, तथा पदार्थ के तीनों अवस्था जिस तापमान पर मिलता है ना, उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। जब पानी बर्फ रहता है तो उसके आसपास उसमें से भाप निकलता है, तो गैसीय अवस्था हो गया। उसके भीतर ठोस अवस्था है, तथा उसके ऊपरी सतह पर द्रव अवस्था रहता है, तो उसी को त्रिक बिंदु कहते हैं। जिस तापमान पर पानी तीनों अवस्थाओं को दर्शाए उसे त्रिक बिंदु कहते हैं।
ठोस बर्फ हो गया। देखिए पानी जो है ना तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस कब रहेगा? जब बर्फ हो। पानी द्रव अवस्था में, और गैसीय अवस्था में वाष्प हो गया। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मगर अगर अधिक गर्म करें तो पदार्थ की भौतिक अवस्था दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है, एक तापमान में परिवर्तन कर और दूसरा दाब में परिवर्तन कर। तो देखते हैं तापमान में परिवर्तन कर। तापमान में परिवर्तन हो सकता है पहला गलनांक। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है। सुविधा के लिए इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बलों को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब दाब परिवर्तन पर यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। गैस में द्रव में बदलना, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ गैस दाब किसे कहते हैं? तो एकांक समय में मतलब कम से कम जगह पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर करना पड़ता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प के रूप में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 62 87 95 54 29 पर SMS करें व्हाट्सएप पर। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें आपका हो जाएगा पहला सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। तथा आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता, आखिर वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न कैसे होता है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतलन हो जाता है, मतलब कि शीतल हो जाता है, मतलब कि ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा पहला चैप्टर केमिस्ट्री के टोटल नोट्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 62 87 95 54 29 पर SMS करें। धन्यवाद दोस्तों।